दोस्तों ये उन लोगों के लिए जब कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ से अब कैसे उठ के चलेंगे यार, मतलब इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी लूट गई है। पर लेकिन उस टाइम पर अपने आप को संभालना और संभाल कर फिर से अपने आप को प्रिपेयर करना, हर दिन रोना, उसके बाद में फिर से अपने काम पर लग जाना, ये इतनी सही चीज़ है ना, आप लोगों को ऐसी जगह पहुंचाएगी जैसे ये वीडियो आप लोगों को दिखा रही है। जो अचीवमेंट होगा ना उस टाइम पर, भाई साहब, जो खुशी होगी, किसी चीज़ के साथ में उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर इनका पैर में चोट लगी और इनको लगा कि काम खत्म, क्योंकि वेट ही इतना था। उसके बाद में भी मतलब ये रुकी नहीं, उसके बाद में इन्होंने फिर से अपनी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट की। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सोचो कि पेन हो रहा है, पर फिर भी अपनी ट्रेनिंग करनी है। आप लोगों को नींद आ रही है, फिर भी आप लोग उठ के काम करना है। आप लोगों का शरीर थका हुआ है, फिर भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस करनी है। उस टाइम पर देखो अंदर से कैसी फीलिंग आती होगी, छोड़ दो यार, कुछ नहीं है दुनिया में, पर लेकिन लगे रहना उस टाइम पर, यही असली लीडर की पहचान होती है। फिर रिजल्ट ऐसा होगा, आप भी चौंक जाओगे और दुनिया भी चौंक जाएगी। दोस्तों पिछले कुछ सालों में मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नेचर इतना चेंज हुआ है यार, इतना चेंज हुआ है, मतलब जिसकी कुछ हद नहीं है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि कोई छोटी सी चीज़ होती थी, जब एक खासकर अपने एक तरीके कॉलेज डेज में था, कि ज़रा सी चीज़ हुई ज़िंदगी में कि अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा लगता था कि यार बस ज़िंदगी ना ख़त्म हो गई है, अंदर से इरिटेट रहा करता था कई बार। उसके बाद में चीज़ें जो हैं वो समझना स्टार्ट की। मैंने कहा कि यार अगर कोई फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मैंने उन सारे फ्रस्ट्रेशन को लिखा एक पर्टिकुलर A4 साइज शीट के ऊपर में, कि कौन कौन से टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ ज़िंदगी में, जब लगा है कि यार ज़िंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होने वाला है। उनको लिखने के बाद में फिर ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करो, उन चीज़ों को लिख दो और लिखने के बाद में उनको रख दो, या फिर उनको एक पेज पर रख फाड़ कर उसको अपनी पॉकेट में डाल लो, और पॉकेट में डालने के बाद में बाहर घूमने निकल जाओ। बाहर मतलब पार्क में घूमने निकल जाओ, बिल्कुल शांति में, कोई ना फ़ोन लो ना फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें लो जिससे कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सको, मतलब अपने साथ में रहो। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप लोगों को वो जो सारी प्रॉब्लम है ना, उन सारी प्रॉब्लम के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आती है, आप लोगों को समझ में आने लगी कि यार वो चीज़ उस टाइम पर हुई थी ना, तो आज उसकी डेट में, आज की डेट में ये चीज़ है उसकी वजह से। यानी कि ज़िंदगी में जब जब आप लोगों की लाइफ में कोई दिक्कत आती है ना, वो आप लोगों को एक बेहतरीन इंसान बना के जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार उस टाइम पर ये काम ना किया होता ना तो आज कुछ और ही होती ज़िंदगी, पर लेकिन फिर लगता है कि वो काम नहीं हुआ, ज़िंदगी वो थी, पर लेकिन आज की डेट में उसकी वजह से ये चीज़ें भी तो हो रही है। तो आप लोग अगर इस तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, तो आप लोग ज़िंदगी को समझना स्टार्ट कर दोगे, और जैसे जैसे ज़िंदगी आप लोगों की समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे आप लोगों के अंदर ठहराव आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के अंदर में थोड़ा सा नहीं, जब कोई प्रॉब्लम आती है मचल जाते हैं अंदर से, वो मचलन कम होती है, आप लोगों को नज़र आएगी। पर लेकिन ये तब होगा, लिख लो, ये तभी होगा जब तक कि आप लोग अपने टाइम अपना साथ में बिताना नहीं समझोगे, उसको अपने आपको थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट नहीं करोगे, अपने साथ में बातें करना स्टार्ट नहीं करोगे। मतलब औरों को नहीं देखना है, बस अपने आप को देखना है। फिर देखना कि आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसे इंप्रूव होती हुई नज़र आती है। तो यही मेरा समझाने का यहाँ पर मतलब था। कल का दिन जा इतना टफ रहा, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट डे बोलूँगा मैं अपनी लाइफ का। जिस तरीके से चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई कल मेरी ज़िंदगी में, पर लेकिन जब वो नहीं कहते एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं बैठा और उसको मैंने देखा फिर से, मैं क्या करता हूँ कई बार जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है ना एक साथ में, मैं लिख लेता हूँ उनको, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद में देखता हूँ, मैंने कहा अच्छा आज ये चीज़ें हैं। तो फिर भी मतलब एक ऐसा एप्टीट्यूड होता जा रहा है दिमाग में कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक तो पहले फ्रस्ट्रेटेड इरिटेट होता था, अब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ चेंज जरूर होगा। अब ये नहीं पता सही चेंज होगा गलत चेंज होगा, पर कुछ चेंज जरूर होगा। अब वो चेंज मैं पचा पाऊंगा या नहीं पचा पाऊंगा उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ चेंज जरूर होने वाला है। तो अब थोड़ा सा ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर अच्छा फील होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा फील होता है, कई बार अंदर से अभी बेचैनी होती है, पर मैं थाम लेता हूँ अपने आप को। तो इस ज़िंदगी में ये चीज़ें सीखो यार, बहुत काम आएगी ज़िंदगी में। अभी आप पढ़ाई जोन में हो ना, आप लोगों को लग रहा है कि बस पढ़ाई चल रही है, ठीक है, ज़िंदगी चल रही है। जब ज़िंदगी आगे बढ़ना स्टार्ट होती है ना, आप लोग को इतनी प्रॉब्लम आएगी, दिन भर में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि आप लोगों को ये लगेगा उस टाइम पे यार बच्चे अच्छे थे, उस टाइम पर यार ले लगा स्कूल के दिन अच्छे थे, ऐसे नहीं स्कूल के टाइम पे लगता है कि बड़े होंगे ये करेंगे, उसके बाद में कॉलेज में आते हैं फिर लगने लगता है यार स्कूल वाले दिन अच्छे थे, फिर आगे जॉब करने लगते हैं, फिर लगता है कि कॉलेज वाले दिन अच्छे थे यार, इससे तो शादी हो जाती है, फिर लगता है कि यार बिना शादी वाले दिन अच्छे थे, बच्चे हो जाते हैं यार बिना बच्चों वाले दिन अच्छे थे। तो वही चीज़ें आप लोगों को फील हो क्योंकि आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। एक ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही बात है यार, इंसान हमेशा जिस चीज़ को छोड़कर आ जाता है उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है। दिक्कत ये है, एक जोक था एक बच्चे के द्वारा सेंड किया, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सेंड करते रहते हो मुझे जीमेल पे, खासकर बात की जाए, या फिर इंस्टाग्राम पे। एक बच्चे ने सेंड किया कि एक इंसान कह रहा है कि हे भगवान कुछ ऐसा कर दे कि मैं फिर से कवारा हो जाऊँ। तो भगवान ने कहा कि बेटा
मन्नत मांग जन्नत नहीं, ठीक है। तो मतलब पहले इंसान ये रहता है कि इस जो शादी नहीं होती कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, फिर ये लगता है कि यार ये क्या, जैसे नहीं स्कूल में से निकले यार आप बड़े होंगे जॉब करेंगे, फिर जॉब करने लगे यार स्कूल में कितना मजा था। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तो लाइफ को जहाँ भी हो वहीं पर ही इंजॉय करो और खुश रहो, ठीक है। बस ये देखो कि चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हो, तुमको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा सारी चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में अपनी हेल्थ और अपना करियर दांव पे मत रख देना। जिस दिन आप लोगों ने दो चीज़ें दांव पे रख दी, उस दिन आप लोग कोलैप्स हो जाओगे, उस दिन आप लोग कोई नहीं बचा पाएगा। अगर आपका हेल्थ और आप लोग का करियर आप लोगों के साथ में है तो सारी चीज़ें मैनेज कर कर आप लोग ले जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें झेली है। इतना फ्रस्ट्रेट हो कई बार, पर लेकिन फिर भी मैंने अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, फिर भी मैंने जो है जो काम कर रहा हूँ उसको मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मतलब उसके ऊपर मेरा फोकस रहा। मैंने कहा कुछ हो चाहे ना हो यार, ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको थामे रखेगी। मैं नहीं कहता कि बहुत ही आप लोगों को वो एक तरीके से इलोन मस्क बना देगी, आप लोगों को रॉकेट बना देगी, पर वो थामे रखेगी, उस टाइम पे आप लोग गिरने नहीं देगी। ये बात मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो 21 मई है, संडे है, संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे बनाएंगे, कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे, नहीं कुछ बीटा खाएंगे, ठीक है, कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ शानदार आप लोग इंजॉय करते हुए नजर आओगे। पॉलिटी का आर्टिकल रहेंगे, कुछ बहुत सारा रिवीजन भी आप लोगों का होएगा। तो संडे में कोशिश में करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आऊँ जिसमें कुछ रिवीजन भी हो जाए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, खासकर एग्जाम पास में आ रहा है तो बहुत सारे रिवोल्यूशन, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रिवोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे, बी कीपिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब शानदार रहने वाला है मोटे मोटे तौर पर, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से इंजॉय कर रहे हो। बाकी आज के दिन जो है संडे है, संडे में 2 टेस्ट होते हैं आप लोगों के। एक तो यहाँ पर ये वाला टेस्ट रहेगा जो कि आप लोगों का कोर्स के अंदर है, और दूसरा ये फ्री का टेस्ट रहेगा जो कि सबके लिए है। तो दोनों टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, तो जिससे कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से लेकर चल सको, ठीक है। बाकी अपना स्कोर बताना कैसा रहा, और पीडीएफ लेक्चर की यहाँ भी मिल जाती है और टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। टेलीग्राम पर एक चीज़ जाकर देखना, अगर आप लोग देखोगे इसको तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। मतलब ये वीडियो मुझे जब एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई तो मुझे हार्ट टचिंग लगी इतनी ज़्यादा कि मतलब मैंने कहा यार ये तो शेयर करना बनता है आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो टेलीग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, लगभग 3 मिनट के करीब की है। आप लोग मतलब रियलिटी में सरप्राइज हो गए इस चीज़ को लेकर, मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है। देखना जरूर, ये टेलीग्राम पर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम थी एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसमें बहुत सारी टीम लगी रही, शाम तक बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको भी सॉल्यूशन निकाला। और इसी के साथ में पहली बार काफ़ी दिनों बाद मैंने ये सीखा, मतलब नॉर्मली मैं, आप लोगों को पता है कि मैं ना चीज़ें थोड़ी सी अपनी प्राइवेट रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने कल जो है लाइव वीडियो कैसे बनाते हैं, मतलब उसके ऊपर बहुत काम किया, ठीक है। मैं उसको इग्नोर करता बहुत दिनों से, मैंने कहा चलो आज लाइव वीडियो बनाना सीख ही लेते हैं। चलिए जो भी है अच्छा होता है, जो अच्छे के लिए होता है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि हाँ सर कुछ करना चाहिए। एक वीडियो अपलोड की थी कल, ये वाली वीडियो है, इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पर। इससे बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप लोग प्रीलिम्स और ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी की इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी कुछ हद नहीं है, और इसकी पीडीएफ जरूर देखना। ये है पीडीएफ, इसमें सारे के सारे जितने भी आर्टिकल हैं हमारे संविधान के अंदर में, बेसिकली पॉलिटी के अंदर में, वो सारे के सारे हैं, आप लोगों को एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे। रिवीजन करने में आसानी रहेगी, सारी चीज़ें अब एक जगह मिलेंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक न्यूज़ है, अभी इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी आप लोगों को पता है कि G7 कंट्री की मीटिंग अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल रही है, ये जापान के जो हिरोशिमा में मिल रही है। हिरोशिमा नागासाकी पर बम कब पड़े थे पता है आप लोगों को? तो जेलेंस्की साहब के साथ में मुलाकात हुई, तो जेलेंस्की साहब ने बोला कि मोदी साहब कुछ तो बताओ यार, आपने तो बिल्कुल ही मुंह फेर लिया, हम सोच रहे थे कि आप हेल्प करोगे। कहते कि मुझे छोड़ के चले गए आप तो बिल्कुल दरकिनार करके। मैंने कई बार कोशिश भी की आपसे मिलने की। मतलब इंडिया जो है वो यहाँ पर एक तरीके से नहीं ऐसी सिचुएशन में आता है कि ये तो करे तो क्या करें। मतलब एक साइड में रसिया अपना लंगोटे यार, एक साइड में जेलेंस्की, जिसके पीछे सारे खड़े होकर कह रहे हैं कि देखो मोदी से बात करो, कैसे चीज़ों को निकलवाना है, कैसे रोकना है चीज़ों को। तो वही सारी बातें हैं। हमको भी बुलाया गया, G7 के हम मेंबर नहीं है, और जेलेंस्की को भी बुलाया गया, जेलेंस्की भी मेंबर नहीं है, ताकि आपस में वार्ता कर सके। तो मोदी जी ने बोला कि जल्दी इसका जुगाड़ करेंगे, ठीक है, तो जल्दी ये चीज़ें सोल्व होंगी। तो देखते हैं किस तरीके से चीज़ें सोल्व होती हैं, क्योंकि जो वॉर हुई थी वो फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई थी, और हम लोग मई आज की डेट में 2023 में खड़े हुए हैं। तो लंबा सफर हो गया। G7 में देश कौन कौन है? हम देश नहीं है, याद रखिएगा। एशिया का एक लौता देश है जापान, और वहीं पर ये मीटिंग हो रही है अब की बार में, ठीक है। पहले ये G8 हुआ करता था, पर लेकिन इसमें से जो बेसिकली पुतिन साहब है उनको बाहर निकाल दिया गया यूक्रेन के मुद्दे पर, क्योंकि यूक्रेन के अंदर में अभी भी बात नहीं हो रही है। अभी तो आप लोग लग रहा है कि यूक्रेन में अभी इशू चला है। यूक्रेन में अब से पहले क्रीमिया वाला इशू चलता था। ये पर्टिकुलर जो रीजन है ना, यहाँ पर नीचे ब्लैक सी देखने को मिल रहा है, ये है यूक्रेन। तो रसिया ने क्रीमिया अपने कंट्रोल में ले लिया था। आप लोग बोलोगे रसिया क्यों यूक्रेन के पीछे पड़ा है, क्यों इसको कंट्रोल में ले लेता है? इसलिए ले लेता है
क्योंकि इसको रसिया को ये लगता है कि ये अपना ही तो पार्ट था यार। यानी कि जब यहाँ पर बहुत सारे देश निकले, लगभग 15 देश अलग हुए यूएसएसआर से टूटकर। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया को कल को मन बने यार पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अंदर लेते हैं ना अपनी साइड में, क्यों? क्योंकि अपने ही तो पार्ट थे। तो ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलता है। पर लेकिन रसिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसिया की कनेक्टिविटी बन पाती है दुनिया के साथ में। बाकी सारा मैक्सिमम पोर्शन रसिया का फ्रीज रहता है, यानी कि बर्फ में ढका रहता है। इसका ये पोर्शन ऐसा है जहां से दुनिया के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम जो यहाँ पर यूएसए हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, वो चाहते हैं कि इसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखे। तो इसके आसपास के जो भी देश होते जा रहे हैं उनके सबको ये नेटो में अपना पार्ट बनाते जा रहे हैं। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुझे अभी भी वो बात याद आती है कि रसिया ने ऐसा काम क्यों किया कि उसके साथ में ये युद्ध में कूद पड़ा यूक्रेन के साथ में। तो यहाँ पर एक पोप थे, उनके द्वारा बोला गया कि नेटो का कुत्ता रसिया के दर पर जाकर भोगा, इसकी वजह से यहाँ पर रसिया ने ऐसा स्टेप उठाया। यानी कि नेटो के कुत्ते ने सारी काम करवाई है उनके, लिटरली ये शब्द थे उनके, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसको बैलेंस बनाना जरूरी है, तो ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई थी। पर लेकिन अब तक जो वॉर चल रही है उससे खासकर अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा है वो तो यूएसए को हो रहा है, पर रसिया को भी उससे कम फायदा नहीं होगा। अगर रसिया इस चीज़ को मेंटेन रख पाता है और जीतता है, तो रसिया की जो डिफेंस मार्केट है वो आप लोगों को बूम पर आती हुई नजर आएगी। क्योंकि उसने समझो कि यूरोप के सारे जो हथियार थे सबको फेल करता हुआ रसिया अकेला टिका हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बीच में अभिमन्यु है और चारों तरफ को जो है पांडव खड़े हुए हैं और वो अकेला लड़ रहा है बंदा। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन वहां पर अभिमन्यु जी को वहां पर एक तरीके से निकलना नहीं आता था चक्रव्यूह से। रसिया में जो पुतिन साहब है ना, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, वो ऐसे ऐसे हथकंडे अपना देंगे जब उनको लगेगा कि एट द एंड ऑफ द डे की काम खत्म होने वाला है, कि वो सबको लेकर डूबेंगे। मैंने कहा जब मरूंगा तो बेटा तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, तो वाली काम। इसलिए सारे जानते भी हैं, क्योंकि रसिया कैसा देश है, तो ये सारी चीज़ समझते भी हैं। इसलिए ये खुद सामने कोई नहीं आ रहा है, बस यूक्रेन के कंधे पर रखकर जो है अपनी तलवार चलाए जा रहे हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। तो देखो कब तक ये वॉर रुकती है। G7 में कितनी कंट्री हैं ये आप लोगों को बताना है। और ये मीटिंग हो रही है। इससे पहले वाली मीटिंग कहाँ पर हुई थी, बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। ये तो वैसे बता दिया मैंने, मीटिंग कंप्लीट होने दो, इसके बाद में फिर सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहे हैं सर 2000 का गुलाबी नोट क्यों बंद करा दिया गुलाबी नोट इसलिए बंद करा दिया क्योंकि वो ज़्यादा गुलाबी था। ठीक है गुला कह रहा है यार इतना प्यारा तो लगता था बेचारा। अब लौट चलने वाली बात हो गई कि हाँ बहुत जी लिया यार, अब चलते हैं आपसे। ठीक है, वो वाली कंडीशन है। इंपॉर्टेंट डे है यार यहाँ पर, नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को। तो यहाँ पर टेररिज्म एक इतनी खतरनाक चीज़ है जो लोगों के अंदर खौफ पैदा करके अपना धंधा चलाता है, अपना व्यापार चलाता है। यानी कि खौफ पर ये व्यापार चलाते हैं। ऐसे नहीं जैसे आप लोग देखोगे, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे लोग आप लोगों को डराते हैं। ठीक है, कि डराने से आप लोग ये काम कर देंगे। खासकर आप लोगों ने देखा होगा जो कई बार ना जो रिलीजन के अपने आप को जो पैगंबर मानते हैं, अपने आप को ऐसे नहीं, जो रिलीजन के अपने आप को बोलते हैं, मतलब पैगंबर वर्ड नहीं यहाँ पे, मतलब जो रिलीजन के जो अपने आप को प्रमोटर मानते हैं। ठीक है, पैगंबर वर्ड सॉरी उसके लिए, जो प्रमोटर मानते हैं एक तरीके से, वो क्या करते हैं, एक तरीके से वो ऐसे करते हैं कि लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, हर एक रिलीजन के लोग। तो उसमें क्या होता है, लोग डर जाते हैं। कई बार कई सारी मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, लोगों को डरा कर जो है वो अपना काम करते हैं। यहाँ पर भी टेररिज्म का फंडा ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहाँ डर खत्म हुआ वहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। आप लोगों ने जैसे कि द केरला स्टोरी मूवी देखी होगी, उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें डराया जा रहा है कि तुम्हारा जो भगवान है वो तुम्हारी हेल्प नहीं करता है, और ये जो अल्लाह है ये सबकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक रिलीजन को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक रिलीजन को ऊपर दिखाने के लिए। तो ये नॉर्मली जो कंडीशन ऐसी होती है ना, हमेशा सामने वाला जब डर रहा होता है उस टाइम पर यहाँ पर ये काम किया जाता है। पर लेकिन सोचो, अगर सामने वाले को अपने रिलीजन के बारे में सारी चीज़ें पता है, वो ढंग से उसके ऊपर टिका हुआ है, तो किसी भी डर के सामने झुकेगा नहीं। ठीक है, हर एक इंसान जो है उसका इंडिविजुअलिटी है, उसकी खुद की लाइफ है। कोई और रिलीजन आकर उसको इस तरीके से एक तरीके ना कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब है कि सामने वाले को उसके रिलीजन के बारे में ढंग से बताया नहीं गया। जैसे आप लोग खुद देख लो, आज की डेट में बहस छुड़ी हुई है इस चीज़ के ऊपर, रिलीजन को लेकर। पर लेकिन रियलिटी यहाँ पर यह कि यार हर एक इंसान को ना अपना खुद का रिलीजन जो है उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप लोग ये फॉलो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किसी के बोलने से ना करो। क्योंकि जब किसी के बोलने से करोगे ना, कोई आकर आप लोगों को ऐसे ही डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो इंसान डाइवर्ट हो जाता है। ये हर एक रिलीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन इसके ऊपर काम करना चाहिए, अपने सबके रिलीजन के लोगों को अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए अच्छे से। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को गलत दिखाना चाहिए कि सामने वाला गलत है तुम्हारा, ये कि इतने सारे भगवान है अपनी हेल्पलेस है, मतलब वो
गलत चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा बोलने लायक चीज़ें थी नहीं किसी तरीके से। आप लोग ये देखो ना कि इतने सारे भगवान हैं, हर एक इंसान जो है वो अपने हिसाब से अपने भगवान को चूज़ कर सकता है। उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे लगी मतलब कि एक तरीके से सोसाइटी के हिसाब से जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है बहुत ज़्यादा, एक एनिमिटी भी निकल कर आती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर उस तरीके से चीज़ों को देखोगे। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि अपना रिलीजन तुम कितना ही प्रमोट कर लो, दूसरे के बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। आज की डेट में इसके ऊपर भगवत गीता के श्लोक निकाल कर उसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देख तरीके से देखो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। एक तरीके से जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उसको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी गंदी सी एक लड़ाई चल रही है आज के डेट में। मैं जैसे देख रहा था कुछ वीडियोज़, तो उसमें मतलब जो मेन मुद्दा था देश की सिक्योरिटी का। केरला में जो लड़कियों के साथ में हो रहा था वो देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो 36,000 थी, चाहे वो 3 थी, पर लेकिन वो इशू कितना गंभीर था वो समझने वाली बात है कि उस लेवल पर चीज़ें देश के अंदर में चल रही है कि इस तरीके से लड़कियों को, और खासकर ये सबसे खतरनाक चीज़ क्या है ना, उस चीज़ को लोग जो हैं जब उस चीज़ को देख रहे हैं तो उससे 2-3 ही तो उसमें क्या जा रहा है, वो 2-3 कब से 3,000 और कब से वो 3 लाख बनेंगे पता भी नहीं चलेगा। सिचुएशन ये है कि यहाँ पर इंसान को उसकी मतलब एक तरीके से ना ब्रेन वॉश यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो ब्रेन वॉश होता है ना वो सारी खतरनाक काम क्रिएट करता है। मतलब उसको ये समझाने की कोशिश किया है कि तुम्हारा रिलीजन बिल्कुल बेकार है, वो वाली चीज़ें। और वो चीज़ें एक तरीके से फिर प्यार में पढ़कर वो सारी चीज़ें वो समझ रहे हो ना आप लोग, वो बड़ा ही एक अजीब सा दिन में जब देख के निकला मैंने कहा यार दिमाग का माहौल थोड़ा सा टाइट हो गया था मेरा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा डिफरेंट सी मतलब सारी चीज़ें बता दी यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि वो लड़की जो थी जो उनको गुमराह कर रही थी वो अपने रिलीजन के बारे में अच्छे से जानती थी और उसका टारगेट था कुछ काम करने का कि उनको गुमराह करना है। पर सामने वाली आप लोग देखोगे वो अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, अपनी कल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। अगर वो अपनी कल्चर के बारे में ज़्यादा जानती तो इसके चक्कर में कभी नहीं बढ़ती और वो ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, ये आप लोग समझ सकते हो। तो सबको अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए। हमारा संविधान हम लोग को अधिकार देता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए यार कभी भी। आपको लगता है आप लोग अपनी समझ से देखो, कोई दूसरे रिलीजन में अगर जाना भी है तो पड़ोस के बारे में किसी से इस तरीके से सुनो मत कि कौन सी सही है। जैसे आप लोग खुद देख लो भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना रिलीजन चेंज किया क्योंकि वो जानते थे एक एक रिलीजन के एक एक पॉइंट के बारे में। तो उस तरीके से अपने हिसाब से चेंज करना है अगर कभी करना भी है, खासकर शादी के लिए रिलीजन चेंज करना या फिर किसी और चीज़ को लेकर, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से सही चीज़ है। पर आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, आप लोग क्या लगता है सही है गलत है, उसमें आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है इतना बड़ा इशू बन चुका है कि इनके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों को रिलीजन के ऊपर या फिर सेक्युलरिज्म के ऊपर एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात की जा रही है किसके बारे में, ये टेररिज्म के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कास्ट, सेक्स, ये सब चीज़ें इनको लेकर लोगों के अंदर में अगर देखें आज के डेट में अगर हार्मनी रहेगी कहीं ना कहीं, तो टू मिटिगेट द टेररिज्म प्रमोट करना है लोगों के अंदर में हार्मनी, ठीक है। यूनाइट करना है लोगों को, सारी कास्ट, क्रीड और सेक्स को सबको एक साथ में, ठीक है, ताकि इकट्ठे रह सकें। 1991 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन किया गया था, आप लोगों को पता है। तो टेररिज्म का ही वो शिकार यहाँ पर हुए थे। तो ये भी चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्रुएलिटी, यहाँ पर एक तरीके से बात की जाए डाइवर्सिटी के बारे में, तो वर्ल्ड डे, सॉरी क्रुएलिटी याद आ रही है, कल्चर, ठीक है। कल्चर डाइवर्सिटी डे, टेररिज्म पढ़ के क्रुएलिटी याद आ रही है और फिर केरला स्टोरी माइंड में चल रही है तो यहाँ पर कल्चर की बात की जा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं यार मैंने आप लोगों को बताया किसी रिलीजन को अलग तरीके से मतलब नेगेटिव तरीके से देखना है, क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं जो कल्चरली डाइवर्स हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को एक साथ में इकट्ठे रहना है, पर लेकिन गलत अगर कुछ हो रहा है तो वो चीज़ें एक तरीके से अवेयरनेस के तरीके से लेना है कि अपने साथ में कुछ हो तो हम लोग को समझना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मूवी को कंप्लीटली अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लो कि हाँ इस तरीके से हम लोग को सतर्क रहना है कि जिंदगी में कुछ भी हो ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो उसको एनिमिटी के तरीके से लोगे तो बहुत सारा माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और जो ये हरकतें करता है या करवाता है, ठीक है, वो चाहता भी यही है कि देश जो है वो एकजुट न रह सके, उसके अंदर में मतलब उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिले, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। 21 मई को डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके, वैल्यू और कल्चर को बढ़ाया जा सके। तो इसके बारे में है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसे भी आप लोगों को वीडियो लगती है, कोई डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो, ठीक है। तो बताना जरूर कहीं भी कोई डाउट होगा तो। दोस्तों इस आर्टिकल को लेकर मैं आप लोगों को उड़ीसा लेकर चलता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग ग्राउंड लेवल की सिचुएशन समझ पाए इस आर्टिकल के बारे में। अगर आप लोग अपनी कंट्री में बे ऑफ बंगाल वाली साइड यानी कि ईस्टर्न साइड में जाकर देखोगे तो उड़ीसा राज्य आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। उड़ीसा राज्य अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंडक्ट किया है कि फ्रेश हियरिंग सुनी जाए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में क्या किया जा रहा है, बॉक्साइट माइनिंग की जा रही है, ठीक है। और माइनिंग मतलब वहाँ से खोद पीट कर खनन करना, एक तरीके से सामान निकालना। और ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर
ये आप लोगों को बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर लोकल लोगों का विश्वास भी है। पर लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे सुनकर काफ़ी मतलब हंसी भी आई, मतलब कितनी बदतमीजी काटती है कई बार ये कंपनी। इनको लगता है कि सब बेवकूफ़ बैठे हैं, बस यही एक समझदार इंसान है, ऐसी बदतमीजी यहाँ पर की गई। तो इसके चलते यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर ये है बेसिकली माली पर्वत। तो माली पर्वत वाला एरिया देखने को मिलेगी जो बॉक्साइट माइनिंग की है, और ये जो यहाँ पर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी उड़ीसा के अंदर में। अभी मैं आप लोगों को पहले मुद्दा समझाता हूँ आप लोग सुनकर हंसेंगे और ये बोलेंगे कि मतलब ऐसा इतना अच्छा सोच कैसे लेते हैं ये लोग, ठीक है, वो वाली फीलिंग आएगी। 2007 से लेके चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हिंदाल्को एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, शायद आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। एक माइनिंग को लीज पर लेती है माली पर्वत वाले एरिया में, ठीक है। उसके चलते कंपनी जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाती है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि हम लोग जो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट निकालेंगे उसका इस एरिया पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर कितने सारे लोग रहते हैं, कैसा यहाँ पर पानी का लेवल है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर बताई जाती है, ताकि अगर कल को चलकर उसके जो पैरामीटर हैं उनमें चेंज आए तो पता चले कि यहाँ पर इसने हरकतें की जिसकी वजह से बदतमीजी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी के द्वारा जब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पर कंडक्ट कराया गया तो उसने बोला कि यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडीज नहीं है, यानी कि ना तो यहाँ पर कोई झील है, कोई लेक वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। पर लेकिन जब एक्चुअल में कंडक्ट कराया गया एक सर्वे ग्राउंड लेवल पर तो 36 यहाँ पर पेरेनियल जो स्ट्रीम वाटर बॉडी आप लोगों को देखने को मिली इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। समझ रहे आप लोग उनकी बदतमीजी, मतलब कहने का यह कि सामने वाले को झूठ बहका के फुसला के कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, अपना एक बार क्लियरेंस ले लो, उसके बाद भी यहाँ पर चीज़ें चलती रही। पर लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एमबीए चाय वाले, ठीक है। तो एमबीए चाय वाले नहीं यहाँ पर, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इनका नाम है यहाँ पर प्रफुल्ल समनंतरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक जो ऐसी पर्सनैलिटी है जो इस एरिया में काफ़ी अवेयरनेस लेकर आ रही है। 2017 में इनको गोल्डन प्राइज ही मिला था, ठीक है। तो गोल्डन प्राइज मिला था यहाँ पर इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करने के लिए, तो इसलिए आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। तो इनके द्वारा कई सारी मुहिम यहाँ पर चलाई गई जिसके चलते लोग जो हैं वो जागरूक हुए पर्यावरण के बारे में, और इनके द्वारा बोला गया कि कंपनी फेल हो चुकी है क्योंकि कंपनी का जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यू नहीं करवा रही है, और जिस तरीके से क्लियरेंस लिया गया वो तो एक तो ढंग के क्लियरेंस लेने गया, सबसे पहली बात तो ये झूठ मूठ बोल के क्लियरेंस लिया गया, ठीक है, और जो लिया था वो भी एक तरीके से एक्सपायर हो चुका है 2011 में। फिर भी 2012 से लेके 2014 तक तो कंपनी जो है वो एक तरीके से कंपनी अपनी इलीगल माइनिंग करती रही, मतलब एक तरीके से ना कंडीशन खराब हो रखी है, वहाँ पर एक्सपायर हो चुकी है चीज़ें, फिर भी भाइयों की माइनिंग नहीं रुक रही है, माइनिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसके। तो यहाँ पर 3 पब्लिक हियरिंग की गई यहाँ पर उड़ीसा का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पर फिर भी कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया। 30 से ज़्यादा जो गांव के लोग हैं अब वो इकट्ठा हुए, अब वो हाई कोर्ट में जाकर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर बोलते हैं कि जहां पर ये खुदाई चल रही है वहां पर हमारी पाकुली देवी और इसी के साथ में पाटकांडा जो निवास करते हैं, यानी एक तरीके से पवित्र स्थान है, इससे आगे अब यहाँ पर कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए। तो अब मुद्दा यहाँ पर इन्वायरमेंट के साथ साथ में लोगों की आस्था का भी बन गया, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार मुझे लगी कि एक तरीके से सबको बेवकूफ़ समझा जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, मतलब अपना खुदाई की जा रही है, वहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं ना, उसमें प्रॉपर एक सिस्टमेटिक में चीज़ें फॉलो की जाती हैं। और आप लोगों को बता दूं ये मैक्सिमम जगह आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि दूध का दूध और पानी का पानी करता है जब कोई प्रोजेक्ट लगाने की बात करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर कुछ अपने काले कारनामे करे। यहाँ पर काले कारनामे क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है देश के अंदर में। उन्होंने क्या बोला कि पहले तुम अपनी कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो प्रोजेक्ट लगा लो और उसके बाद में असेसमेंट करा लेंगे। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई थी। उसमें जो पर्टिकुलर एरिया में जो गांव के खासकर जो लोकल एरिया है उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं होना चाहिए जब असेसमेंट कराएं, ऐसी बातें निकल कर आई। तो इसलिए यहाँ पर उसके खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, तो इसके चलते भी ये चीज़ें न्यूज़ में आ गई थी। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब यही होता है कि प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज करो, स्टडी करो, मॉनिटर करो और देखो कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और उसके बाद में आप लोग डिसीजन लो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में, और फिर देखो कि ये फैक्ट्री यहाँ पर लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए।
थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से। मान लीजिए आप लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आप लोगों को ये जानना है कि क्या हम इस पेपर को कितने लंबे समय में हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका, किसी को भी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले उसके सामने यूपीएससी का सिलेबस रख दो कि ये है सिलेबस, और उसको दो 10 दिन कि ये सिलेबस 10 दिन में बस पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और इसकी जो टर्म्स इसके अंदर लिखी हुई है उसको इंटरनेट पर जाकर सर्च करना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग देखना किस तरीके की डेवलप होती है। जब ये काम हो जाए उसको 10 दिन और दो, 10 दिन दो उसको बेसिकली पुराने क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। पुराने क्वेश्चन पेपर में से गो थ्रू हो जाओ, ऐसा नहीं कि तुमको रटने हैं उनको सोल्व करना है, नहीं, बस देखने हैं, ठीक है। इसी के साथ में प्रीलिम्स के हो गए, फिर मेंस के क्वेश्चन देखने के लिए दो। तो टोटल मिलाकर एक इंसान को एक सिस्टमेटिक वे में अगर चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है और दिख रहा है कि मतलब ये कि पता नहीं यार यूपीएससी की तैयारी करूँ कि ना करूँ, ठीक है, तो अपने आप को एक टाइम दो, एक चीज़ों को एनालिसिस करो, और उसके बाद में ये मैंने उसके लिए बताया कि जो बिल्कुल ही एक तरीके से रॉ मटेरियल है, जिसको यूपीएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, ठीक है, आप लोगों को तो पता है ना मजाक कर रहा था, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। तो यहाँ पर इसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, कभी कैसा हो तो कभी कैसा हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बॉक्साइट के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानेंगे, जो कि स्टैटिक पोर्शन होगा। जैसे कि बॉक्साइट है क्या एक्चुअल में, अगर आप लोगों से पूछे तो बॉक्साइट क्या है, ये एक बेसिकली ओर है ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एक तरीके से रॉ मटेरियल है जो एल्यूमिनियम का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। तो पहली तो एक ये फैक्ट है कि ये एल्यूमिनियम के साथ में कनेक्टेड है। दूसरा, हमारे देश में अगर आप लोग देखोगे इसके जो डिपॉजिट हैं वे ओकर होते हैं कैपिंग हिली और प्लेटू एरिया, एक्सेप्ट इन कोस्टल एरिया गुजरात और गोवा, दो को छोड़कर आप लोग को मैक्सिमम जगह जो है इसके कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो पाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो कई बार ना ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो दो तट को छोड़कर गोवा और गुजरात को मैक्सिमम और जगह आप लोगों को यहाँ पर बॉक्साइट जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर अगर आप लोग मैप में यहाँ पर देखोगे, आप लोग बोलोगे सर गुजरात में तो पाया जा रहा है और यहाँ पर भी बेसिकली गोवा के अंदर भी पाया जा रहा है। तो एक टर्म यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो लेटेराइट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेटेराइट क्या होता है, जिसमें मिट्टी पाई जाती है, आयरन और इसी के साथ में एल्यूमिनियम, वो जो मिक्सचर पाया जाता है उसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। वैसे बॉक्साइट की जो प्रोविंस है उसमें आप लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेगी गुजरात, सेंट्रल इंडिया, और ये पर्टिकुलर रीजन जो मैप में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक टर्म यहाँ पर लिखी हुई है जिसको बोला गया है बेयर प्रोसीजर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ यार बेयर प्रोसीजर क्या है, तो कह देना कि यार ऐसा तो कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, पर हाँ ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो बेयर प्रोसीजर अगर लिखे तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसको बेयर प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम जो है उसका ऑक्साइड है, तो इसमें से एल्यूमिनियम जो है वो निकालकर अलग किया जाएगा। तो एक तरीके से प्योर करने वाला प्रोसीजर है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। रिजर्व कहाँ पर है, जैसे गुनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ब्राजील, जमाइका, इंडोनेशिया, चाइना, काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। पर सबसे ज़्यादा है अगर 25 और यहाँ पर हो गया 45, अगर मोटे मोटे तौर पर नहीं एक तरीके से कि हाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो दुनिया का अगर बोले 50% के करीब तो ऑस्ट्रेलिया और गुनिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया मेन प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय चाइना और गुनिया, ब्राजील और इंडिया, ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। रिजर्व का मतलब है कि जहां पर है, मतलब जमीन के अंदर धसा पड़ा है, और प्रोड्यूस करने वाले हैं जो निकाल रहे हैं, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन में मत आना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अदर देश के अंदर जाए अगर हम लोग, रिजर्व कहां पर है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा और गुजरात में, पर लेकिन प्रोड्यूसर कौन है, उड़ीसा और गुजरात और झारखंड। तो ये कई बार कंफ्यूजिंग में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए इनको मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिकली लिस्ट वाइज दे दिया है, ताकि रिवीजन जब आप लोग करोगे तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन तो बहाना है, इसके थ्रू एक टॉपिक कंप्लीट कराना है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, यानी कि इसके अंदर में एक पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो कि आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि मेजर और जो माइनर मिनरल है उनके बारे में, मतलब जो प्रमुख जो यहाँ पर खनिज हैं उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। पहला यहाँ पर यह है बेटोनाइट, दूसरा है यहाँ पर क्रोमाइट, तीसरा है यहाँ पर काइनाइट, और चौथा है यहाँ पर सिलेमाइट। तो बोला गया कि कौन से मेजर मिनरल है, यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया।
तो मैं लिस्ट दूंगा आप लोगों को, जो कि जिसके दो तीन बार गो थ्रू होंगे तो आप लोग चीज़ें याद रखेंगे। फिर 1 2 या फिर चौथा या फिर 1 और 3 या फिर 2 3 4। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर डी। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो मेजर मिनरल है उसके अंदर में कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है, पूरी लिस्ट है। और माइनर मिनरल के अंदर ये पूरी लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। और ये नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन किया गया, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन आप लोगों के सामने है। आप लोगों को देख कर लग रहा होगा यार कितना सारा सामान है, रटना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है। बेसिकली होता क्या है, जब आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो और इनमें को 2-3 बार गो थ्रू हो जाओगे तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बेस पर आप लोग चीज़ों का अंदाजा लगाना सीख जाओगे। तो प्रैक्टिस का मतलब ही तो ये होता है। एक आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक पर्टिकुलर बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो वहाँ पर एक हीरो था, एक पर्टिकुलर टॉक शो था, उसको मैं सुन रहा था। तो उसमें डायरेक्टर जो है वो हीरो से बोलता है कि सर आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो ये जो मूवी है वो आप लोगों की जो आने वाली है ये कैसी रहेगी, मतलब ये एक अच्छी मूवी जाएगी एक तरीके से या फिर ये कोई अच्छा काम नहीं करेगी। तो डायरेक्टर ये बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि कौन सी मूवी अच्छी जाएगी कौन सी बुरी जाएगी तो मैं बुरी मूवी बनाता ही क्यों, मैं सारी अच्छी अच्छी बनाता। यानी कि कोई भी जब काम कर रहा होता है उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, पर हाँ अगर कोई शिद्दत से काम कर रहा है पूरा दिल लगाकर तो उसके मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि वो अच्छे ही होगा। ऐसी आप लोगों की प्रिपरेशन है, शिद्दत से करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसलिए पूरी जी जान लगा दो, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, उसने भी कुछ सोचा होगा आप लोगों के लिए और ये चीज हमेशा आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इससे टेंशन भी कम होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बोला गया है कि ये डिफाइन किया गया है स्टडी फॉर जो भी प्रेडिक्ट करना कि किस तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर, इसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। दूसरा क्या बोला गया, दूसरा यहां पर ये बोला गया कि ये एक स्टैट्यूटरी अंडर किसके अंदर प्रोविजन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है उसके अंदर आप लोगों को प्रोविजन देखने को मिलेगा। इनकरेक्ट बताना है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है? आंसर इनकरेक्ट बताना है, याद रखिएगा। वैसे सही पूछता करेक्ट तो आंसर क्या होता, आंसर होता सी, पर लेकिन भाई ने तो उल्टा पूछ लिया, इनकरेक्ट पूछ लिया, तो इसलिए हम लोग आंसर बोलेंगे डी, ठीक है। सारी एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और छोटा सा ये बॉक्साइट के बारे में क्वेश्चन हो जाएगा तो पूरा टॉपिक आप लोगों का क्वेश्चन के थ्रू भी अब कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कंप्लीट कर ही लिया है, अब क्वेश्चन के थ्रू भी कंप्लीट हो जाएगा। बोला गया कि एक आयरन ओर है, ये बेसिकली एक एल्यूमिनियम जो बेसिकली ओर है, यानी कि एल्यूमिनियम का बेसिक पदार्थ है। बोला जा रहा है कि 2015 के डेटा के हिसाब से 1/4 रिजर्व जो है बॉक्साइट का वो गुनिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बोला गया, ठीक है। तो पहला बेसिकली गुनी एक्चुअली गिनी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। उड़ीसा जो है वो हाफ ऑफ टोटल रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में और उड़ीसा जो है वो 2/3 टोटल जो भी प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो यहां से अगर आप लोग देखते हैं ढंग से तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि सही आंसर क्या है, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्या है यहाँ पर, तो डी है, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से मेजर रिजर्व हैं, कौन से प्रोड्यूसर हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये याद रखने के लिए है, अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं तो स्टेट पीसेस के अंदर ये क्वेश्चन बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो टॉपिक हो गया तैयार पूरा, अच्छे से समझ में आ गया क्या क्या था पूरा फंडा, कि मुद्दा क्या था, किस लिए यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में ये चीजें चल रही थी और क्या क्या चीजें हैं, सारी आप लोगों को एक एक समझा दी। कोई भी अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिक चीजें एक एक बता दी आप लोगों को, मैप के थ्रू भी आप लोगों को समझा दी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी बना दिए, ठीक है। तो आई होप की क्लैरिटी आई होगी, डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बॉक्साइट वाली जो बेसिक चीजें बताई है मैंने, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, ओके। तो समझिएगा इसको जरूर अच्छे से। दोस्तों, किसानों की इनकम को जब डबल करने की बात की गई तो सरकार ने बोला कि 2022 तक किसानों की इनकम को हम लोग डबल कर देंगे, यानी कि उनकी जो इनकम है उसकी डबल हो जाएगी 2022 तक का। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल में जब मैंने ये चीज़ें पढ़ाई तो यहाँ पर एक बच्चा बोला कि सर 2022 तो चला गया, तो यहाँ पर इनकम तो डबल हुई नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। तो देखो यार, ये मुझे एक डायलॉग याद आया फिर वहाँ पर कि सिलेक्शन नहीं हुआ ये अलग बात है, हम लोग ट्राई भी ना करें यार ये गलत बात है। मतलब कहने का ये हो गया कि देखो हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो कोई भी स्कीम अगर चलाई गई इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो उसी टाइम पर उसको अचीव कर लेगी। कोई ना कोई प्रोग्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत सारी सरकार की स्कीम चलाएगी, जिसमें गोवर्धन नाम की भी एक स्कीम आप लोगों को देखने को मिली। कई सारे रिवोल्यूशन चलाए गए जिनके बारे में मैं आगे आर्टिकल्स के बारे में बात करूंगा।
आप लोगों को पॉजिटिव साइड देखनी है कि प्रोग्रेस क्या है, और उसी प्रोग्रेस को आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। जब भी कोई आंसर लिखेंगे, आप लोग कहीं इंटरव्यू में जाकर बैठ रहे हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सरकार को क्रिटिसाइज करना आप लोगों का काम नहीं है, पर फिर भी अगर आप लोगों का मन कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रिटिसाइज करना है, तो आप लोगों के पास में कोई बेटर सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। यानी कि आप लोग आंसर राइटिंग में जब बोलो सरकार की ये पॉजिटिव चीज़ है और ये नेगेटिव चीज़ है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि इंप्रूव कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। तो वो एक तरीके से आप लोगों का सजेशन होगा, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव, यानी कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करना, ठीक है। तो वो आप लोगों को वहाँ पर करना है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसको बोलते हैं बी कीपिंग। मतलब नॉर्मल साधारण भाषा में बोलो तो भाई साहब मधुमक्खी पालनी है, उसमें से शहद निकालना है और वो ले जाकर बेचना है। तो इस शहद को बेचने से यहाँ पर जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसे से यहाँ पर काफ़ी किसान के लिए एक ऑल्टरनेटिव इनकम यहाँ पर तैयार हो जाती है। मतलब जो इनकम आ रही है उसके पैरेलल में एक और इनकम आ गई। घर में एक इंसान कमाने वाला है, अगर दूसरा भी कमाने वाला हो जाए तो कोई गलत बात थोड़ी ना है। दो जगह से सैलरी आ रही है तो कम से कम ये रहेगा, कल को एक को कोई दिक्कत हो गई तो दूसरे की से घर चलता रहेगा। ऐसा ही कुछ किसानों को सपोर्ट कराने की गवर्नमेंट के द्वारा बात की गई। तो उसी पैटर्न में चलता हुआ यहाँ पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। बी कीपिंग के बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 यहाँ पर आप लोग इसको देखिएगा। अभी हुआ क्या, अंडर द जो हनी मिशन है 1,75,000 बी बॉक्सेस जो हैं वो अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। यानी कि एक ऐसा कमीशन है, एक ऐसी बॉडी है जो कि गांव में दूर दराज वाले एरिया में अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है किसी तरीके से, तो उसको एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो बी कीपिंग ट्रेनिंग दी गई लगभग 17,500 बेनिफिशरी को अक्रॉस द कंट्री कि कैसे कैसे आप लोगों को मधुमक्खी पालनी है। आप लोग सोचो एक किसान है, उसकी खेती जो है बर्बाद हो गई किसी रीजन की वजह से, अब वो किसान ये एक तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहा है, तो समझ सकते हैं कि कम से कम एक ऑल्टरनेटिव इनकम यहाँ पर हो जाएगी। तो इससे किसानों को इनकम जो जनरेट होगी, उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सुसाइड कर रहे हैं कई सारे लोग, वो सुसाइड करते हुए भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली नहीं मिलेंगे, एक अच्छी खुशी जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो स्वीट रिवॉल्यूशन है यहाँ पर वो इसी के साथ में कनेक्टेड है। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग आज के डेट में मधुमक्खियां पालन कर रहे हो और फिर उससे जो भी शहद वगैरह निकल कर आता है उसको बेचा जाता है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। वैसे इसके लिए हमारी सरकार ने हनी मिशन लॉन्च किया था 2017 में। जो हनी मिशन जो है उसी के साथ में यहाँ पर स्वीट रिवॉल्यूशन निकल कर आया। यानी कि हनी मिशन 2017, उसी से स्वीट रिवॉल्यूशन, यानी कि देश में जो मधुमक्खी से जो शहद निकाला जाता है उसको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसानों की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। याद रखना हमारे देश में से मैक्सिमम जो भी यहाँ पर बेसिकली एक जो शहद है उसकी डिमांड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा USA, UAE और यूरोप में। यानी कि हमारे देश में से बहुत सारा शहद जो है वो USA में जाता है, इसी के साथ में यूरोप के अंदर में जाता है और इसी के साथ में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा। तो क्या है ये, यानी कि हमारे किसानों के द्वारा जो भी शहद उगाया जाता है, उगाया क्या जाए बेसिकली जो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सोचो एक ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू का सोर्स किसानों को यहाँ पर मिल जा रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर शहद की आज के डेट में मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सारे फायदे शहद के देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग एक चम्मच शहद खाना स्टार्ट कर दो तो बहुत सारे फायदे आप लोगों को नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे अपनी खुद की बॉडी के अंदर भी। तो इसी के चलते इसी से बोला जा रहा है कि यहाँ पर किसानों की इनकम में भी यहाँ पर जो है बढ़ोतरी होती है आप लोगों को देखने को मिलेगी। मधुमक्खी पालन करने के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो किसानों के लिए स्वीट रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया। स्वीट रिवॉल्यूशन 2017 में आया। उससे पहले हमारे देश के अंदर में जो मधुमक्खी के थ्रू जो शहद यहाँ पर निकल कर आता था वो लगभग 76,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलता था, ठीक है, मीट्रिक टन। पर अभी फिलहाल जो है वो कितना हो गया है, वो अभी फिलहाल के टाइम पर काउंट किया जा रहा है तो 1.25 लाख टन से ज़्यादा हो गया है। तो ये अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर मिशन के तहत में जो नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन है उसमें सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई, जिससे बहुत सारे किसानों को फायदा पहुंच सके। तो स्वीट रिवॉल्यूशन जो है वो मीठे फल देना स्टार्ट कर चुका है देश के अंदर में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने ही आप में देखिए यहाँ पर 64% यहाँ पर ये बढ़ गया।
तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितना सारा फायदा यहाँ पर और देखने को मिलेगा। तो स्वीट रिवोल्यूशन है यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा है जिसके बारे में याद रखेगा। और हनी मिशन मैंने आप लोगों को बता दिया। केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर ये चीज़ें आप लोग लेकर चल सकते हैं। इसी के साथ में क्या क्या यहाँ पर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इसके चलते पूरा प्रोसीजर यहाँ पर समझाना। तो ये एक तरीके से किसानों को सशक्त बनाने का मिशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। यानी कि किसानों को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करा दें ताकि वो अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाए। तो उस पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर स्वीट रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर वैसे तो इसको स्वीट रिवोल्यूशन बोलते हैं, वैसे आप लोग इसको बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी का पालन भी बोल सकते हैं। ये एक तरीका बूस्टर है इस पर्टिकुलर रिवोल्यूशन के लिए। और नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन जो 2022 में स्टार्ट किया गया, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल कर आएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यहाँ पर मेन इसकी मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि एक क्वालिटी हमारे देश में शहद लोगों को मिल पाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आप लोगों को, अगर आप लोग प्योर शहद ले रहे हैं या फिर आप लोग एक कैसा शहद ले रहे हैं, आप लोग ये पता चल जाएगा जब सर्दी आएगी ठीक है ना। जो चीनी वाला शहद है वो आप लोगों का जम जाएगा सर्दी आते ही, और जो ऐसा शहद है वो नॉर्मली आप लोगों का नहीं जमेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा चीनी मिला के दबा के उसमें चीनी डाली जाती है, नॉर्मल शहद आप लोगों का जमेगा नहीं, ठीक है, ये आप लोग देखोगे इसमें। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में मार्केट में जो भी शहद आ रहे हैं उसमें चीनी डाली जाती है और दबा के वही बेचे जाते हैं। लोगों को लगता है कि यार मस्त तरीके का शहद खा रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वे में वो चीनी पी रहे होते हैं, तो शुगर के मरीज और ज़्यादा मरीज हो जाएंगे, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इंश्योर किया जाएगा ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रखी जा सके, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। लो इन्वेस्टमेंट हाई स्किल, इसी के साथ में रिजल्ट भी शानदार आएगा और समाज में एक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अभी अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ बातें करूँ, जैसे कि जब हम लोग किसी चीज़ में रिवोल्यूशन लेकर आते हैं, जैसे हम लोग बोले ना हमारे देश में क्रांति हुई तो अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंका हम लोगों ने, वो वाली क्रांति आप लोग यहाँ पर बोलते हो। क्रांति का मतलब है कि कुछ चेंज लेकर आए। तो किसी फील्ड में कोई चेंज लेकर आना, वो भी ऐसा चेंज जो किसी ने सोचा ना हो, उसको हम लोग क्रांति बोल देते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग फील्ड में हम लोग यहाँ पर क्रांति लेकर आ रहे हैं और उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम जो है वो टाइम टू टाइम लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे ब्लैक रिवोल्यूशन यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन यहाँ पर ये मछली के बारे में, ब्राउन जो है यहाँ पर लेदर के बारे में, गोल्डन ये फ्रूट और हनी के बारे में, ये यहाँ पर हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन, ये फूड ग्रेन और भी कई सारी चीज़ों के बारे में। इसी के साथ में ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर के बारे में, पिंक रिवोल्यूशन ओनियन, रेड रिवोल्यूशन टमाटो और मीट, सिल्वर रिवोल्यूशन ये एग और पोल्ट्री, व्हाइट रिवोल्यूशन पता ही आप लोगों को फ्लड जिसको ऑपरेशन भी बोला गया, तो ये डेयरी के फील्ड में हो गया। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड, एवरग्रीन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में उसके लिए। तो अलग अलग फील्ड के ये जो प्रोजेक्ट आप लोगों को दिख रहे हैं इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रिवोल्यूशन के बारे में या स्वीट रिवोल्यूशन के बारे में कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अभी यहाँ पर आप लोग एक बात समझो, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, कोई पर्टिकुलर अगर आज की डेट में जैसे कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी का बंदा है, वो जैसे तैसे शहद जो है वो इकट्ठा करके लाया, अपना पूरा घूम घाम कर पूरी मेहनत कर। अब कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर गाँव में देखा होगा, ये जैसे मुझे अभी भी याद आ रहा है, जैसे हमने एक तरीके से जब आप लोग देखोगे गांव में, चलो वैसे बताता हूं मैं, जैसे क्या होता है कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक तो लोग हैं जो दुकानों पर जैसे कि एप्पल वगैरह लेने दुकान पर जाकर ले रहे हैं, उसका एक प्राइस दिखेगा। एक इंसान ऐसा है जो कि सड़कों पर खड़े रहता है, कोई बुग्गी लिए खड़ा हुआ है, कोई एक तरीके तांगे में लिए खड़ा हुआ है, कोई रेडी पे लिए खड़ा हुआ है, वहां का प्राइस आप लोगों को थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। अगर वही एप्पल जो है वो जैसे मार्केट में दुकान पर चला गया, उसका प्राइस जो है वो तुरंत डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ एक अच्छी चीज़ हो गई है, बस वो वहाँ पर दुकान पे खड़ा हो गया। तो लोग जो हैं थोड़ा सा अपने आप को स्टैंडर्ड मेंटेन दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से जाकर खरीदते हैं। तो ऐसे कई सारी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो कई सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जो अपना बेसिकली शहद वगैरह निकाल कर लेकर आते हैं, वो बेचारे जब उसको बेचते हैं ना, वो कई बार उनका फ्री में, कई बार ना 1 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 50 रुपये किलो ऐसे ले जाते हैं, और जब खुद का खरीद कर लेकर आएंगे तो 500 से 1000 रुपये किलो मिलेगा फ्री है मार्केट से जब लेकर आएंगे। तो ये कई ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, यानी कि एक तरीके किसानों का जो भी यहाँ पर हक है वो उनको नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं खेतों में गेहूं टमाटर ये सब चीज़ें उगाए, उसके बाद में मार्केट में किसानों से ले लिए 5 रुपये किलो के हिसाब से, और मार्केट में बेचे जा रहे हैं 25 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये एक तरीके से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, जो कि सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ देखने को मिलती है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी और यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन भी बन सकते हैं।
ये 1957 में बनाई गई एज पर द आरटीआई के हिसाब से अगर बात करें हम लोग यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट के थ्रू, जो कि 1956 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम जो इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर देखने को मिलेगी। विजन सीधा सीधा ये है कि कैसे ये गांव वाले एरिया को, विलेज में जो इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करें और सही डायरेक्शन में यहाँ पर लेकर चले। ये ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड सेटअप किया गया 1957 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और बाकी लोकल एरिया दिल्ली, भोपाल जैसे कि बेंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी या फिर मुंबई के अंदर भी लोकल ऑफिस भी आप लोग जिनको रीजनल ऑफिस बोलते हैं, जोनल ऑफिस, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक लेवल पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बातें मैंने बता दी हैं। और एक स्लाइड और ऐड की है यहाँ पर, अगर आप लोग चाहें यहाँ पर, ये कई सारे रिवोल्यूशन है और एक टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर एक आइडिया भी आप लोग लेना चाहें थोड़ा सा, तो इससे और थोड़ा सा अंदाजा आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोनों स्लाइड में मैच कर लेना, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जब पीपीटी डाउनलोड करोगे तो सारी चीज़ें आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी सारी बातें। अब मैं देखता हूँ कितने ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चन सुना है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है, अगर देखोगे तो यूपीएससी भी यहाँ पर फिदा है इस टॉपिक के ऊपर। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, बी कीपिंग इज ए लो इन्वेस्टमेंट एंड हाईली स्किल्ड एंटरप्राइज मॉडल इन विच टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हैज इमर्ज ए ग्रेट इनेबलर फॉर द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ रहे आप लोग, यहाँ पर पूरा बी कीपिंग के बारे में क्वेश्चन बन गया, एग्जैक्टली पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि ये टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है। और जब भी यहाँ पर किसानों के बारे में बात आती है तो इस टॉपिक को पैरेलल में डिस्कस कर ही लिया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं हनी मिशन के बारे में। लॉन्च किया गया 2015 में इन द लाइन ऑफ स्वीट रिवॉल्यूशन। ये क्रिएट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट फॉर द फार्मर, आदिवासी वुमेन या अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो भी यहाँ पर, और बी कीपिंग जो है उसके चलते चीज़ें और भी सही डायरेक्शन में चल रही हैं। करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट क्या हो गया, मतलब देख लो, ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन। देखा जाए तो दोनों की दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आंसर सी हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखो। केवीआईसी के बारे में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आती है। और बोला गया कि विजन क्या है, प्रमोट करने के लिए गांव वाले एरिया की इंडस्ट्री, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आंसर बताइए क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। इसमें इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो केवीआईसी एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर कई सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। तो देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। आंसर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और इनकरेक्ट पूछी गई थी, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्गेनाइजेशन भूल जाओगे, और भूलोगे तो फिर याद दिलाऊंगा, टेंशन काहे को ले रहे हो, है मैं हूं ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, टॉपिक और अच्छे से याद हो जाएगा। स्वीट रिवॉल्यूशन जो है वो एम्बिशियस इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए एपीकल्चर, पॉपुलरली जिसको बी कीपिंग बोलती हैं। अगर कल को एपीकल्चर लिखा हुआ मिल जाए और आप लोग बोलने लगो यार ये क्या बोल के चला गया, ये तो सुना ही नहीं था, ये कौन सी मछली का नाम आ गया, तो ये इसी प्रोसीजर का नाम है, मधुमक्खी पालन करने का ही। ठीक है, नेशनल बी कीपिंग एंड द हनी मिशन जो है 2022 में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। तो इसीलिए मैंने फोकस देकर आप लोगों से बताया था कि आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका ए हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं और ये आंसर राइटिंग का हो ही गया। टॉपिक हो गया तैयार, पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, सारी चीज़ें एक एक कर कर कवर करा दी। कौन कौन सी चीज़ें देश के अंदर में लॉन्च की गई है, क्या है हनी मिशन, क्या है स्वीट रिवॉल्यूशन, सारे रिवॉल्यूशन यहाँ पर बता दिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन आप लोगों का करा दिया, क्वेश्चन भी आप लोगों की प्रैक्टिस करा दी, जो अब आप लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा दी। अब टॉपिक हो गया तैयार, अब किसी को पढ़ा भी सकते हो जाके। इस तरीके से टॉपिक तैयार करो कि उसका पोस्टमार्टम हो जाए 365, एक तरीके से चारों तरफ से चहुमुखी विकास आप लोगों को देखने को मिले इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर देखें तो। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना, दूर करेंगे फिर से। एक माँ जिसके बच्चे को पिछले कई सालों से प्रॉपर खाना नहीं मिला है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले हैं, उस माँ को एक ऐसी जगह पर ले जाके छोड़ दिया गया जहाँ पर दुनिया भर का खाना है, दुनिया भर के कपड़े हैं, हर एक चीज़ अपने बच्चे को पहना सकती है, खिला सकती है। तो वो माँ अपने बच्चे को क्या क्या नहीं देगी, सोच के देखो एक मिनट के लिए। उसका मन करेगा कि सब कुछ अपने बच्चे पर लौटा दे। ऐसा ही था कुछ ऐसा माहौल जब हमारे देश का संविधान बना जा रहा था। हमारे देश के संविधान निर्माता जो थे वो उस टाइम पर ऐसा फील कर रहे थे कि यार 200 साल की गुलामी हो चुकी है, अब कम से कम अपने देश के नागरिकों को ऐसे ऐसे अधिकार दे देने हैं ताकि वो उसको शानदार तरीके से एंजॉय कर सकें और अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाकर अपने देश को आगे लेकर चल सकें। इसी के चलते उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया, तो वो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल राइट।
इन्हीं फंडामेंटल राइट को आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं और इन्हीं मौलिक अधिकार को संविधान के तीसरे भाग में रखा गया है। जब तीसरे भाग में इनको रखा गया तो इनके लिए कुछ आर्टिकल दिए गए और वो आर्टिकल थे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का, जो कि अलग अलग एरिया में डिवाइड करके ये बताते हैं कि किस एरिया का कौन कौन सा अधिकार है। इसी के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 19। ये अपने ही आप में इतना बड़ा आर्टिकल है कि जब मैंने पॉलिटी में आप लोगों को लेक्चर लिया था इसका, तो एक दिन में पूरा ये एक आर्टिकल कवर किया था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आर्टिकल अकेला कितना पावरफुल है। जब मैं आप लोगों से आर्टिकल 19 के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो आर्टिकल 19 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकंड पार्ट के अंदर। जब आप लोग जाएंगे, मतलब सेकंड पार्ट या सेकंड सेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता अधिकार। तो समानता के बाद में जब सबको समानता दे दी गई, इसका मतलब है कि अब स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, यानी कि इंडिपेंडेंस सबको मिलना चाहिए। तो ये एक तरीका अधिकार है जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक यहाँ पर कवर किए जाते हैं। इसके अंदर में आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, और कहीं पर जाकर रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। इसी में आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखने को मिलती है। इसी में आप लोगों को अपने जो एक्सप्रेशन है वो बता सकते हैं, कहां पर जाकर आप लोगों को काम करना है, कहां पर जाकर आप लोगों को रहना है। पूरे देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर में ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे, कोई आप लोगों को ये काम करने से रोकेगा नहीं। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बाल्टी भर भर कर हमारे ऊपर फंडामेंटल राइट उलेट दिए कि लो एंजॉय करो अपनी लाइफ को और शानदार तरीके से जियो इसको। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब वो ये सारे आर्टिकल हम लोगों को दे रहे थे, उस टाइम पर उनके मन में जरा सा भी द्वेष नहीं था। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी किसी भी तरीके से जो है अपने अधिकारों से वंचित हो, तो इसलिए उन्होंने बड़े ही शिद्दत से इन अधिकारों को दिया। पर आप लोग खुद देखो, क्या आज की डेट में हम लोग अपने उन अधिकारों को ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर ढंग से आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो कई जगह हम लोग जब अपने अधिकारों का ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, आधों को तो इन अधिकारों के बारे में पता भी नहीं है, और जिनको पता है वो भी ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है, और जो कोई करना चाह रहा है तो वो ढंग से कर भी नहीं पा रहा है। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें, कुछ लिमिटेशन भी लगाई गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि ठीक है, आर्टिकल जो 19 का फर्स्ट है वो आप लोगों को पावर देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोगों के पास में है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करें कि किसी को भी उठाकर गाली दे दी, किसी को भी उठाकर पत्थर मार दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। और यहां पर सबसे बड़ी बात जो आई इस आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन लगाने की, तो इसका एक सेक्शन डाला गया 2, उसमें रिस्ट्रिक्शन के बारे में बातें की गई। यानी कि आप लोगों के अधिकार तब तक ही आप लोगों के अधिकार है जब तक आप लोग उनको इंजॉय कर रहे हो। अगर ये इंजॉयमेंट किसी दूसरे की लाइफ में दखल बन गया है तो फिर ये अधिकार आप लोगों का छीन लिया जाएगा। ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब ये आर्टिकल 19 इसका अधिकार जो है सबको मिला, तो सबसे पहले यहां पर बोला कि स्टेट के खिलाफ यहां पर बेसिकली बातें की गई। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, यानी कि अगर आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई करता है और यहां पर गवर्नमेंट जो है उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकती है, तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 32। इसीलिए संविधान में जब ये आर्टिकल रखा गया तो भीमराव अंबेडकर जी ने काफी बड़ी स्पीच दी और इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये आत्मा है संविधान की और फंडामेंटल राइट की। क्योंकि किसी के भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाईएस्ट कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। तो इतनी ज्यादा पावर यहां पर फंडामेंटल राइट को जो है उठाकर दे दी इस अकेले आर्टिकल की वजह से। आप लोग खुद समझिए यहां पर। तो उस टाइम पर यह बोला गया था कि कोई भी सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। पर लेकिन अभी जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो यहां पर सरकार तक सीमित नहीं रह गया है। अगर जस्ट नोट ओनली स्टेट यानी कि नोट जस्ट स्टेट यानी कि सरकार के खिलाफ तो ये होता ही होता है, ये प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ भी है। यानी कि आप लोग अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आप लोग एंजॉय कर रहे हो, पर लेकिन सरकार जो है उसको आप लोगों को एंजॉय नहीं करने दे रही हो, आप लोग कोर्ट में चले गए। सेम कंडीशन ये है, सरकार तो साइड में हो गई, अगर कोई इंडिविजुअल भी आप लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन करता है तो भी चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये दायरा अभी एक्सपेंड कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि भाई साहब आप लोगों का अधिकार जो है आप लोगों का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के अधिकारों को छेड़े यहाँ पर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक पॉलिटिकल स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का कवर होगा काफी अच्छे से, और आप लोग उसको समझोगे तो आगे आंसर भी दे पाओगे कई जगह पर। जैसे कि आर्टिकल 19 में आखिर क्या क्या आता है।
ये ऐसे पॉइंट हैं जिनसे कईयों बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पुराने पेपर उठाकर देखोगे ना तो ये अकेला सेक्शन आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन देकर जाएगा। हमारे देश के नागरिक जो भी हैं, आप देश के नागरिक हो, देश के नागरिक होने के साथ ही आप लोगों को अधिकार मिल जाते हैं कई सारे हमारे देश में। आप लोग वोटिंग डाल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आप लोग जाकर बैठ सकते हो। तो ये सारे जो अधिकार है ना, ये सबको नहीं है, ये आप लोगों के लिए आप लोग बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी की तरीके से है कि आप लोगों को ये चीज़ें मिली हुई है। ऑल सिटीजन यहाँ पर उनको 6 अधिकार मिले हुए हैं, जिनको डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से भी आप लोग बोल सकते हो। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप लोग स्पीच और एक्सप्रेशन दे सकते हो किसी भी तरीके से, लिखकर, बोलकर, किसी बुक में छापकर, न्यूज़पेपर में छापकर, तो ये आप लोगों का अधिकार है। आर्टिकल 19 के ए में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। 19 के जब बी में जाएंगे तो पीसफुल असेंबली आप लोग कर सकते हो बिना हथियार के। ऐसे नहीं कि हथियार लेकर वहां खड़े हुए और कोई भी आए तो भाई साहब ठोक देंगे, ऐसे नहीं होना है। आप लोग शांति में किसी भी एक मुद्दे पर बैठकर डिस्कस कर सकते हो, तो ये आप लोग का अधिकार है। आर्टिकल सी में मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। बी में याद रखना मिल सकते हो पीसफुल बिना बॉम्ब के, बॉम्ब नहीं होना चाहिए आप लोग के हाथ में, ठीक है, एक तरीके से ऐसे याद रखना, ठीक है। इसी के साथ में फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री, जहां पर मन करे वहां पर जाकर आप लोग लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आज तमिलनाडु में, कल को गोवा में, परसों को हो गए आसाम में, कहीं पर भी आप लोग जाकर रह सकते हो। तो बात की जा रही है कि रिजाइड कर सकते हो और सेटल कर सकते हो एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे नहीं इंजीनियर है, कहीं पर भी जाकर रह लेता है, और कितने भी डिस्टेंस पर आप लोग घूम सकते हो। तो डिस्टेंस यानी कि घूम सकते हो फ्रीली, डी में आ गया। ई यानी कि इंजीनियर कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकता है, ठीक है। एफ जो है यहाँ पर, ये आप लोगों का राइट है एक तरीके से कि आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ काम मिले, कहीं पर भी जाकर आप लोग अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो यानी कि आप लोग फंड इकट्ठा करने के लिए कहीं पर व्यापार कर सकते हो, तो कोई भी अपना बिजनेस, व्यापार, ऑक्यूपेशन कर सकते हो कहीं पर भी जाकर। तो ये अधिकार आप लोगों के मिले हुए हैं। अगर कोई आप लोगों को बोलने लगे यार इस एरिया में आकर क्यों रहने लगे, तो बोलना फंडामेंटल राइट है और संविधान ने दे रखे हैं, और हम लोगों ने वीर सर की क्लास में पढ़ा है कि कहीं पर भी जाकर हम लोग रह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। फुलडी पढ़ के आए हैं अधिकारों की तरह, ऐसे नहीं कि बस रट के आए हैं, ठीक है, समझ कर आए हैं अधिकारों को, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओरिजिनली अगर बात करें इसके अंदर 7 थे, पर लेकिन एक ही हटा दिया गया, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग सोचो आज की डेट में हम लोगों को कहीं पर एक हाईवे बनाना है, उस हाईवे के बीचों बीच में एक पर्टिकुलर इंसान का खेत आ रखा है। अब वो उसका फंडामेंटल राइट बन गया कि वो उसको बेचे या ना बेचे। अब कोई उसके खेत खरीदने की अगर कोशिश करेगा तो कल को कोर्ट में चला जाएगा। अब कितने भी जोर लगा लेना उसका खेत कोई खरीद नहीं पाएगा, और इसका मतलब वहाँ हाईवे नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आने लगी, जब लैंड को, प्रॉपर्टी को प्राइवेट कैटेगरी में डाला गया, यानी कि फंडामेंटल राइट में डाला गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो अभी है, पर फंडामेंटल राइट का मतलब है कि उसने मना कर दिया तो भाई साहब ये समझो कि वीटो लग गई एक तरीके से, जो कि यूएन के अंदर में लगती है। तो कितनी खतरनाक है कि मना कर दिया तो पूरा हाईवे खत्म। वहां पर सोचो कितने सारे लोगों का नुकसान होता। तो इसलिए बोला गया कि सबसे पहले तो इसको डिलीट मारो। 1978 में 44th अमेंडमेंट किया गया और यहां पर इसको डिलीट किया गया, ठीक है, ताकि यहां पर उसको आराम से चीजों को सेटल किया जा सके। जो अधिकार हैं वो एक तरीके से अवेलेबल है ओनली टू द सिटीजन। ऐसा नहीं कि किसी को भी अधिकार मिल जाएंगे, कोई फॉरेनर आकर इनको एंजॉय कर सकता है, ठीक है। कई सारे अधिकार ओनली सिटीजन को आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दीज राइट अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो 19 का 2 है उसमें क्लोज डाल दी गई है कि अगर कोई भी कुछ ऐसी हरकतें करता है कि हमारे देश को नुकसान पहुंचता है, हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो खराब करती है, किसी भी तरीका कोई ऑफेंस यहाँ पर समाज को लड़ाने का काम करता है, संप्रभुता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है, तो ऐसे लोगों को मुर्गा बनाकर उनको जो है, उन्हें कहते हैं कि उनकी जो क्या कहते हैं टुई को लाल किया जाएगा, ठीक है। मिल्खा सिंह मैंने कहता भाई मेरी टुई, ठीक है, तो वाली टुई जो है वो लाल की जाएगी, ताकि वो जो है वो जो भी लाल है वो लाल पीला हो जाए और आगे से ऐसी हरकतें ना करे। तो अब तक यहाँ पर ये सारी चीजें स्टेट के खिलाफ बोला करते थे, पर लेकिन अब इंडिविजुअल सिटीजन को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हालांकि अधिकार थे, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केस में आकर ये सारी चीजें अब एक्सप्लेन कर दी कि ऐसे ऐसे है भाई साहब, अब यहाँ पर ये सारे अधिकार होंगे और आप उनको इनको हनन नहीं कर सकते। ये कहां से निकल कर आती हैं चीजें? ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में से। सुप्रीम कोर्ट के पास में जब कोई केस लेकर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बिल्कुल नहीं, एक तरीके से जिसे नहीं दही होती है उसमें जो जो रई होती है, बिलोनी होती है जो उसको बिलो देती है पूरा,
छाई बना देती है। तो बिल्कुल ऐसे ही पूरे संविधान के अंदर में सर डालकर सुप्रीम कोर्ट पूरा उसको कंगालता है और फिर निकाल के लाद कर आता है कुछ ऐसी चीजें ताकि बैलेंस समाज के अंदर में बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी इंडिविजुअल जो है अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है, नॉट ओनली फॉर द स्टेट, यानी कि ऐसा नहीं कि राज्य या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर बेसिकली इंडिविजुअल के खिलाफ भी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म सबके लिए इक्वल है, ऐसा नहीं कि एक जगह लगेंगे और दूसरी जगह नहीं लगेंगे। तो ये इसलिए यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया गया है। रेफरेंस कहां से निकल कर आ रहा है? KS पुत्तास्वामी केस, खतरनाक केस भाई साहब, बहुत जगह आप लोगों को इसका रेफरेंस देखने को मिलेगा। 2017 में इसने काया पलट के रख दी बहुत सारी चीजों की, क्योंकि इसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 के अंदर में। आर्टिकल 21 के अंदर में जब प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गई तो सबसे बड़ी बात क्या हुई यहां पर पता है आप लोगों को? सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई कि जो पर्सन पैदा हो गया है उसकी प्राइवेसी उसके साथ में ही पैदा हो गई है। अब उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो गई तो उसका फंडामेंटल राइट बन गया है। यानी कि देश के अंदर पैदा हो गए हो तो आप लोगों की प्राइवेसी भी पैदा हो गई है। इनके छोटा सा बच्चा जो है वो उठते ही मतलब एक तरीके से पैदा हुआ है अभी अभी 2-4 मिनट पहले, और उठते ही बोले कि मेरे ऊपर कपड़ा उठाओ, ठीक है मुझे कोई नहीं देखेगा तो वो उसका अधिकार है, यहाँ पर वो बोल नहीं पा रहा है बेचारा, वो अलग बात है, बेचारा बच्चा जो भी होगा बेचारी वो अलग बात है, पर लेकिन ये अधिकार उसको मिल चुका है इसके पैदा होते ही, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। किसने दिया? KS पुत्तास्वामी केस ने दिया 2017 में जब ये वर्डिक्ट आया। तो देश के अंदर संविधान के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में आप लोग देखो तो अमेरिकन अप्रोच है यहाँ पर, यूरोपियन अप्रोच है यहाँ पर इसी पैटर्न में। यूएसए के कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेज जो यहाँ पर सुलिवन ये केस था, इसमें पाया गया कि डिफेमेशन का जो लॉ होता है वो अगेंस्ट स्टेट। इसी के साथ में द न्यूयॉर्क जो टाइम्स है उसने बोला कि इनकंसिस्टेंट है विद द जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि यहां पर भी रेफरेंस मिल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि स्टेट के खिलाफ नहीं है ओनली, ये किसी पर्टिकुलर एंटिटी के खिलाफ भी आप लोग जाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां से भी रेफरेंस पॉइंट मिल रहे हैं जो हमारे देश में अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है डाउट है, एक बार और सुन लेना, उसके बाद भी फिर से डाउट लगता है तो पॉलिटिकल लेक्चर और देख लेना। आर्टिकल 21 जो है बहुत ही डिटेल में और 19 जो है अलग अलग एक एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखे हैं पूरा अच्छे से तसल्ली में, ठीक है। सारे कंफ्यूजन जो है वो आप लोग के दूर हो जाएंगे। जो भी आर्टिकल जो भी लेक्चर देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे जो है रिवीजन कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, जिस भी लेक्चर को आप लोग दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन कर रहे हो ना उसके सामने आप लोग R1 R2 R3 या फिर रिवीजन 1 रिवीजन 2 लिख दिया करो, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कितनी बार आप लोग रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। ये रियलिटी है। जो बच्चे रियलिटी में सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भाई साहब, मुझे पता है, मेरे पास में सारे कमेंट एक जगह इकट्ठे आते हैं, ठीक है। इतने शानदार तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों के भी आंसर दे रहे हैं। एक बच्चे की क्लास छूट गई थी पिछले लगभग मुझे लगा शायद 9 या 10 दिन की क्लास छूटी थी। उस बच्चे ने, मैं अभी देख रहा हूं जैसे कि ये क्लास आज की है, ठीक है, यानी कि ये क्लास आप लोगों को देखने को मिल रही है आज की, और वो 10 दिन से पहले के जो कमेंट है उनके नीचे जाके अपने आंसर दे रहा है। तो मैंने देखा यार ये तो पुरानी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके आंसर दे रहा है। तो इसको कहते हैं अपने काम के लिए ट्रस्ट रखना, ठीक है भाई साहब। अपने काम पर फोकस देकर चलना, कंप्लीट करना है तो करना है। अगर मेरा छूट गया किसी रीजन की वजह से, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है, पर लेकिन अपना टारगेट अचीव करना ही करना है। ये वाला डेडिकेशन जिस दिन आ गया ना आप लोगों के अंदर में भाई साहब, आप लोग जो है अपने मुकाम को अचीव करते हुए नजर आओगे। पर अक्सर लोग ना इग्नोर कर देते हैं, एक क्लास छूट गई क्या बिगड़ रहा है, अरे चलती रहती है क्लास ही तो है। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आज बोला कि एक आंसर लिखना था, आज रहने देते हैं, कल तो लिखा ही था। हमने बोला था कि यार 25 क्वेश्चन MCQ के प्रैक्टिस करेंगे, आज स्किप कर देते हैं ना। आज एक्सरसाइज करनी थी, अरे छोड़ दो यार, पूरे दिन तो कर रहे थे, आज रहने देते हैं, पूरे हफ्ते कर रहे थे। मॉर्निंग में टाइम पर उठना है, अरे यार एक दिन सो लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये जो टेंडेंसी है ना, ये जो अभी सारी बातें आप लोगों को बताई है, गड्ढे में डालेंगे भाई साहब आप लोगों को निकाल कर, और आप लोग खींचेगा ना कोई निकाल के आप लोगों को, तब भी नहीं आप लोग निकल पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर सुधार सकते हैं। अपनी आदतों को सुधारो, आप लोगों की जिंदगी जो है वो अपने आप बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आदतें ही इंसान को बनाती हैं, आदतें ही इंसान को बिगाड़ती हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं आप लोगों को, एक बच्चे का बेसिकली इंस्टाग्राम पर जो मैसेज आया, उसने बोला कि सर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, डिसिप्लिन की क्लास स्टार्ट करवा दो अलग से सर जितने पैसे लोगे मैं उतने पैसे दूंगा, बस मुझे एक बार डिसिप्लिन में ला दो मैंने कहा ये अच्छा तरीका था।
तो एक तरीके से आप लोग समझे यहाँ पर यार, ये सारी चीज़ें पैसों से नहीं नहीं होती हैं, ये आपके अंदर से ही आएगा, डेडिकेशन, ठीक है। उस चीज़ को लेकर आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन आएगा। इसीलिए मैं मॉर्निंग में आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, कि आप लोग मॉर्निंग से ही अपनी चीज़ों को अच्छे से लेकर चलो। जिस दिन मॉर्निंग में आप लोग अपने टाइम पर उठकर क्लास ये कंप्लीट कर लोगे मॉर्निंग में, उस दिन अपना दिन देखना, ठीक है। और जिस दिन आप लोग ये क्लास कंप्लीट नहीं करते हैं, मॉर्निंग में अपना दिन लेट लतीफ स्टार्ट करते हैं और फिर शाम को देखते हैं या फिर देखते नहीं है, उस दिन अपना दिन देखना। दोनों दिन के डिफरेंस को समझना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ये सामने ही है, बस थोड़ा सा एफर्ट डालो और रिजल्ट नहीं कर जाओ, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से यार आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, ताकि आप लोग चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट कर सको। ओके, तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, अच्छे से चीज़ों को देखो। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर डिसीजन दिया था 2017 में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बना इसके ऊपर और यहां पर आंसर राइटिंग में भी बोला कि एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी। यानी कि निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के जो यहां पर नवीनतम निर्णय के जो आलोक में मौलिक अधिकार के दायरे की जांच करो। समझ गए आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। 2021 में पूछा तो गया डायरेक्ट, देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, यकीन नहीं करोगे आप लोग, राइट टू प्राइवेसी जो है किस आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्ट है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर 15, 19, 21 या फिर 19। तो यहाँ से आप लोग देखो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये भी गलत कर दिए तो फिर तो वो नहीं कहते कि आथू डूब कर मर जाओ। फिर तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो ये समझो कि बहुत ही गलत कंडीशन में हो, फिर सोच रहे हो कि हम लोग फिर भी सिलेक्शन लेकर आएंगे, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि ऐसे ऐसे तो सब सही कर ही आएंगे। अटकना तो वहां पर है जहां सब अटकते हैं, वहां पर अटक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई नहीं अटक रहा वहां पर भी अटक गए तो फिर से आप अपने रास्ते से भटक चुके हो। सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2019 वाला क्वेश्चन दिखाया, 21 वाला दिखाया, 3 साल पहले देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा कैसे ही बोला जा रहा है, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बोला किस आर्टिकल में दे रखी है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राइवेसी के सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, किसके अंदर में है, ये सारी बातें लिख दी उसने बाकायदा जो उस आर्टिकल में ये देखो, मतलब यूपीएससी ना आप लोगों के साथ में ना घुमा घुमा कर आप लोगों को गीला कर करके, वो नहीं कहते कि जैसे होली पर वो नहीं कहते गांव में अक्सर आप लोगों ने होली खेली होगी, वो कपड़ा गीला कर करके पिटाई करते हैं यूपीएससी भी आप लोगों के साथ में ऐसे ही करता है, गीला कर करके क्वेश्चन को घुमा घुमा के आप लोगों के ऊपर फेंकता है और आप लोग जब बोलते हो यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखोगे ना, आंसर दोगे बड़ी बेहतरीन तरीके से। अब बताओ इस टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन है क्या? इस टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, क्या क्या पूछा गया है, क्या डिक्लेयर किया गया है, कहाँ कहाँ फंडामेंटल राइट है, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी है, कौन कौन से कोर्ट के रेफरेंस दिए गए हैं, कौन कौन से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बता दो, उसको भी दूर करेंगे। करंट के साथ में टॉपिक स्टैटिक भी हो गया, फंडामेंटल राइट, ये सारी चीजें आप लोगों की कवर हो गई। अब किसी को जाकर पढ़ा भी दोगे, किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, फीडबैक जरूर देना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसको आगे आने वाले लेक्चर में इंप्रूव करेंगे फिर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज का डिस्कशन दोस्तों यहीं पर रखते हैं, बाकी चीज़ों को आप लोग रिवीजन करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट जो है वो टाइम से देने पहुंच जाइएगा, अपना चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और बाकी जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एक हफ्ता बचा हुआ है, वो भी तैयारी रखिएगा, और जिनका आज एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से एग्जाम देकर आना और बताना जरूर कैसा रहा, कितना कुछ आप लोग करके आ रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक ना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रिवाइज जरूर करना जो पूरे वीक में पढ़ा है। ठीक है।